स्वागत है साइंस ड्रीम के एक और नए वीडियो में। आज आज की हमारी ये गहन चर्चा कुछ बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिससे जिससे हर साल कई सवाल बनते हैं। हाँ, मतलब आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो जो दिखने में जितना जटिल लगता है ना, उसे याद रखना उतना ही आसान बनाया जा सकता है। एकदम सही। हमारा आज का मिशन है मानव रोगों यानी ह्यूमन डिजीज की इस पूरी भूल भुलैया को समझना, विशेष रूप से उन सभी छात्रों के लिए जो पीसीएस, रेलवे, एसएससी और स्टेट पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि विज्ञान के ये नोट्स और ट्रिक्स मानव रोगों जैसे भारी भरकम विषय को केवल कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए दिमाग में छापने में मदद करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन विषय है। मानव स्वास्थ्य और बीमारियां एक ऐसा क्षेत्र है जिससे परीक्षाओं में ढेरों प्रश्न घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। सही कहा। लेकिन बीमारियों के कारणों और उनके नामों पर जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करना जरूरी है। आखिर स्वास्थ्य या हेल्थ असल में है क्या? अक्सर लोग यही मानते हैं कि बस शरीर में कोई दर्द या बुखार ना हो तो इंसान स्वस्थ है। हाँ, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, उसकी परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य केवल शरीर में किसी बीमारी का ना होना नहीं है। तो फिर इसे कैसे परिभाषित किया गया है? इसे एक त्रिकोण की तरह समझा जा सकता है। इस त्रिकोण के 3 कोने हैं: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती। अच्छा, यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल। बिल्कुल। इन तीनों का संतुलन होना अनिवार्य है। अगर कोई इंसान जिम जाता है, शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन मानसिक तनाव में है या समाज में उसका व्यवहार संतुलित नहीं है, तो WHO के मानकों के अनुसार उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जा सकता। ये सोचने का एक बहुत ही अलग और व्यापक नजरिया है ना? अब जब हम बीमारियों और उनके फैलने के कारणों की ओर बढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की किताबों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार सामने आते हैं और परीक्षा के समय अक्सर उलझन पैदा करते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी, रोगजनक और रोगवाहक। क्या इन भारी भरकम शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सरल किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। इन 3 शब्दों को अगर हम एक कहानी की तरह समझें तो पूरा विज्ञान बहुत आसान हो जाएगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले आता है पैथोलॉजी। इसका सीधा सा अर्थ है रोगों का अध्ययन। जब भी किसी बीमारी के कारण, उसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी प्रकृति की जांच की जाती है, तो वो पूरी प्रक्रिया पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। मान लीजिए किसी अपराध की जांच हो रही है, तो वो जांच पैथोलॉजी है। तो फिर रोगजनक या पैथोजन क्या है? क्या ये वो अपराधी है जो असल में हमला करता है? एकदम सटीक तुलना। पैथोजन वो सूक्ष्म जीव है जो असल में शरीर के अंदर जाकर बीमारी पैदा करता है, यानी मुख्य अपराधी। ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस? हाँ, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस भी हो सकता है। और तीसरा शब्द है रोगवाहक या वेक्टर। तो वेक्टर क्या काम करता है? वेक्टर वो साधन है जो उस अपराधी को, यानी बीमारी को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसे आप अपराधी की टैक्सी या गेटवे कार समझ सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो फिर मच्छर या मक्खी होगा। बिल्कुल। मच्छर खुद बीमारी नहीं है, वो केवल बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु को ढोने का काम करता है। इस कहानी से एक बात और समझ में आती है। अगर पैथोलॉजी जांच है, रोगजनक अपराधी है और वेक्टर टैक्सी है, हाँ, तो मेजबान या होस्ट का मतलब वो व्यक्ति हुआ जिसके घर में ये अपराधी घुसपैठ करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यानी वो शरीर जिसके अंदर वो रोगजनक प्रवेश करता है और पनपता है। जैसे कि हम इंसान। रोगजनक बीमारी पैदा करता है, वाहक उसे लेकर आता है और मेजबान को वो बीमारी झेलनी पड़ती है। अब ये तस्वीर एकदम साफ हो गई है। तो क्या अब हम ट्रिक्स की तरफ बढ़ें? हाँ, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को बेसब्री से इंतजार रहता है। याद करने की अचूक ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं विषाणु यानी वायरस जनित रोगों की। नोट्स में इसकी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। वाक्य है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई साखज। ये वाक्य सुनने में जितना अटपटा लगता है, परीक्षाओं के लिए उतना ही बड़ा हथियार है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस रहस्यमयी पंक्ति के हर एक अक्षर को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे कौन कौन सी वायरल बीमारियां छिपी हैं। शुरुआत के शब्द रेखा से करते हैं।
चलिए कोशिश करते हैं। रे से शायद लेबीज होगा और खा से खसरा। सही पकड़ा। रेबीज जो अक्सर जानवरों के जैसे कुत्ते के काटने से होता है, और खसरा जो बच्चों में एक बहुत ही आम वायरल इन्फेक्शन है। आगे बढ़ते हैं हमें पर। इसमें ह से बनता है हर्पीज, जो त्वचा का एक रोग है, और में से है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस शायद दिमागी बुखार से जुड़ा है ना? हाँ, मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से दिमागी बुखार से जुड़ा है, जहां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। फिर आता है शब्द हिट। हे से हेपेटाइटिस जो लिवर को प्रभावित करता है, और ट से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आंखों की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके बाद ट्रिक में शब्द है करके। तो करके से क्या बनता है? करके यहाँ केवल वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तो असली खजाना आगे है, पोइचे। बिल्कुल। पो से होता है पोलियो, ए से है एड्स और चे से है चेचक। और छोड़ गई में छो से छोटी माता और ड से है डेंगू। बिल्कुल। और ग से गलसुआ, जिसमें गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं, और ई से इन्फ्लुएंजा। और आखिर में बचता है सा खज। सा से सार्स, जिसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, या स्वाइन फ्लू। सही। ख से सामान्य खांसी और ज से जुकाम। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक ही वाक्य 15 से ज्यादा वायरल बीमारियों का पूरा नक्शा अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा हॉल में बैठा है और सामने 4 बीमारियों के नाम देकर पूछा गया है कि इनमें से वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो अचानक ये रेखा वाला वाक्य याद आ जाए तो सारे विकल्प तुरंत सही हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ बीमारियों को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में केवल नाम नहीं पूछे जाते। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये वायरस काम कैसे करते हैं। तो एड्स के बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? एड्स के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वायरस सीधे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली यानी हमारी सिक्योरिटी फोर्स पर ही हमला कर देता है। एड्स का फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही है। और यह जिस वायरस से होता है उसे HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। सुरक्षा प्रणाली पर हमले से मतलब है कि ये श्वेत रक्त कणिकाओं पर असर डालता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा और खतरनाक प्रभाव यही है कि ये शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC को नष्ट करना शुरू कर देता है। और हमारी WBC ही हमारी इम्यूनिटी की रक्षक होती हैं, जो बाहरी बीमारियों से लड़ती हैं। जब रक्षक ही खत्म हो जाए तो इंसान किसी भी छोटी मोटी बीमारी से लड़ने की ताकत भी खो देता है। अब अगर किसी को इसकी जांच करवानी हो तो इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? इसके लिए मुख्य रूप से 2 टेस्ट किए जाते हैं। पहला है एलाइजा टेस्ट और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये टेस्ट काम कैसे करते हैं? क्योंकि अक्सर लोग इन टेस्ट के नाम बस रट लेते हैं लेकिन इनका मतलब नहीं समझते। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एलाइजा टेस्ट एक तरह का केमिकल मैग्नीफाइंग ग्लास या रासायनिक दूरबीन है। अच्छा। जब कोई वायरस शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। एलाइजा टेस्ट शरीर में सीधे वायरस को नहीं खोजता, बल्कि वो खून में उन एंटीबॉडीज को खोजता है। तो अगर वो एंटीबॉडीज मिल गई तो इसका मतलब है कि वायरस शरीर में मौजूद है। कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, जो एक बहुत ही सटीक और अंतिम मोहर लगाने वाला परीक्षण है। ये जानकारी तो दिमाग में छप गई। अब बात करते हैं डेंगू की। नोट्स में डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा गया है। क्या वाकई इसमें हड्डियां टूटती हैं? हड्डियां टूटती तो नहीं है, लेकिन दर्द बिल्कुल वैसे ही होता है। मतलब बहुत भयंकर दर्द? हाँ, डेंगू में जोड़ों और हड्डियों में इतनी भयानक पीड़ा होती है कि लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हों। इसीलिए इसे ये नाम मिला। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोगों को उलझा देती है। डेंगू एक वायरस से होता है, लेकिन इसका रोगवाहक यानी वो टैक्सी जो इसे शरीर तक लाती है, हाँ, वो एक मच्छर है। वो है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर। सही कहा। और इस बीमारी का सबसे प्रमुख लक्षण है शरीर में प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना। प्लेटलेट्स की कमी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे खूरों को जमने में मदद करते हैं, और जब इनकी संख्या गिरती है तो आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। अब थोड़ा त्वचा और श्वसन संबंधी वायरल रोगों की ओर मुड़ते हैं। चेचक और छोटी माता, ये दोनों नाम अक्सर एक जैसे लगते हैं।
ये एक बहुत ही आम दुविधा है और परीक्षाओं में यही कंफ्यूजन नंबर कटवा देता है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग वायरसों का नतीजा है। तो चेचक किस वायरस से होता है? चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। और इसके बारे में एक ऐतिहासिक बात भी है ना? हाँ, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे पहला टीका इसी चेचक के लिए बनाया था और आज ये भारत और पूरी दुनिया से पूरी तरह से उन्मूलित यानी इरेडिकेट हो चुका है। यानी अब दुनिया में चेचक का कोई भी मरीज नहीं है। ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत है। और छोटी माता? वहीं दूसरी ओर छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, वो वेरिसेला वायरस से होती है। माता नाम इतने मिलते जुलते हैं कि दोनों आपस में जुड़वा भाई बहन लगते हैं। इसे ध्यान से याद रखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, श्वसन तंत्र से जुड़ा हमारा सबसे पुराना रोजमर्रा का दुश्मन जुकाम। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। जुकाम दुनिया का सबसे सामान्य वायरल संक्रमण है। ये मुख्य रूप से राइनो वायरस के कारण होता है। तो इसका टीका क्यों नहीं बन पाता? राइनो वायरस के साथ समस्या ये है कि ये बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, यानी अपना रूप बदल लेता है। जब तक वैज्ञानिक एक रूप के लिए टीका बनाते हैं, ये वायरस नया रूप ले लेता है। तो विषाणु यानी वायरस की यह कहानी तो काफी हद तक सुलझ गई। अब हम उन दुश्मनों की बात करते हैं जो वायरस से भी पुरानी और थोड़े ज्यादा स्वतंत्र हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। हाँ, हमारी दूसरी मजेदार ट्रिक वाक्य है, पंडित का टीका न्यू है सिका। चलिए इस पंडित के टीके को भी डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं पा से। पा से बनता है प्लेग। फिर डी से है डिप्थेरिया और त से बनता है तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं। उसके बाद आता है का, जिससे है काली खांसी। फिर है टीका, जिसमें टी से टिटनेस है और का को हम साइलेंट मान सकते हैं या जोड़ने के लिए। नू से निमोनिया, जो अक्सर फेफड़ों में पानी भर जाने से जुड़ा है, और है से हैजा। और अंत में जो शब्द है सीका, उसका सीधा अर्थ है सिफिलिस। ये ट्रिक भी अपने आप में एक पूरा सिलेबस कवर कर लेती है। चलिए अब इन बैक्टीरियल बीमारियों में से दो सबसे आम बीमारियों की तुलना करते हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करती हैं, टीबी और टाइफाइड। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर पर इनके हमले का तरीका और जगह एकदम अलग है। टीबी मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों की बीमारी है ना? हाँ, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे मेंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। ये मेंटॉक्स टेस्ट कैसे किया जाता है? इसमें त्वचा के ठीक नीचे टीबी के बैक्टीरिया का एक बहुत ही छोटा और निष्क्रिय हिस्सा इंजेक्ट करते हैं। अगर सूजन आ जाती है तो व्यक्ति टीबी से संक्रमित हो सकता है। और इसके बचाव के लिए बच्चों को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसके इलाज के लिए डॉट्स प्रणाली का इस्तेमाल होता है। और इसके विपरीत टाइफाइड का फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पाचन तंत्र की बीमारी है ना? हाँ, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण होता है। यह अक्सर दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से आता है और सीधे हमारी आंतों को प्रभावित करता है। और इसकी जांच? इसकी पुष्टि के लिए जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। तो छात्रों को ये जोड़ी हमेशा याद रखनी चाहिए, फेफड़ों के लिए टीबी और मेंटॉक्स टेस्ट तथा आंतों के लिए टाइफाइड और विडाल टेस्ट। बिल्कुल। अब इसी ट्रिक से एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, डीपीटी का टीका। इसका फुल फॉर्म अक्सर दिमाग से निकल जाता है। इसे एक ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि यह एक ही टीका 3 खतरनाक जीवाणु रोगों से एक साथ लड़ने की ताकत देता है। तो डी से डिफ्थीरिया, जो गले पर हमला करता है। हाँ, इसमें गले के अंदर एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पी से है पर्टूसिस, जिसे हम काली खांसी कहते हैं। और टी से है टिटनेस। टिटनेस के बारे में एक बहुत ही डरावनी बात सुनने में आती है कि इसे लॉक जॉ भी कहते हैं। जबड़ा लॉक होने का क्या मतलब है? टिटनेस का बैक्टीरिया नसों पर हमला करता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां इतनी बुरी तरह अकड़ जाती हैं कि मरीज का जबड़ा सच में लॉक हो जाता है। वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाता। इसे धनुष टंकार भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ऐंठन के कारण इंसान का शरीर एक खिंचे हुए धनुष की तरह पीछे की तरफ तन जाता है। इसका जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। हम अक्सर सुनते हैं कि जंग लगी होने से या मिट्टी में गिरने से चोट लगने पर टिटनेस के इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टिटनेस के जीवाणु मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाए जाते हैं। तो जब जंग लगा हुआ लोहा त्वचा को छीलते हुए अंदर जाता है तो वो उन जीवाणु को सीधे खून में छोड़ देता है। एकदम सही।
बैक्टीरिया की सूची में कुछ और भी खतरनाक नाम है। प्लेग और हैजा के बारे में क्या कहेंगे? प्लेग को इतिहास में काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। लोगों को लगता था कि ये चूहों से फैलता है। तो क्या चूहे निर्दोष थे? पूरी तरह से निर्दोष तो नहीं, लेकिन असल में चूहों के शरीर पर बहुत छोटे छोटे पिस्सू होते हैं। प्लेग के जीवाणु उन पिस्सुओं के अंदर पनपते थे, यानी चूहा वेक्टर नहीं था, वेक्टर वो पिस्सू था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और हैजा, ये अक्सर गंदगी वाली जगहों पर तेजी से फैलता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, जो गंदे पानी में पनपता है। इसके कारण शरीर में निर्जलीकरण यानी पानी और नमक की भारी कमी हो जाती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी दवा शायद ORS का घोल है। हाँ, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और अंत में कुष्ठ रोग। इसका जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। इसके इलाज के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता है, MDT। हाँ, MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें कई तरह की दवाओं का एक कॉम्बिनेशन मरीज को दिया जाता है। तो हमने वायरस और बैक्टीरिया की दुनिया को अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी सूची में आगे कौन से सूक्ष्म जीव हैं? अब बारी आती है प्रोटोजोआ और कवक यानी फंगस की। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद रखने की ट्रिक मेरी पसंदीदा है। हंसते हुए ट्रिक बताऊं? पापा काम पे सोते हैं। ये वाक्य सच में आसानी से दिमाग में बैठ जाता है। चलिए इसे समझते हैं। पापा से है पायरिया, जो दांतों और मसूड़ों की बीमारी है। का से है कालाजार, जो एक गंभीर बुखार है। म से है दुनिया के सबसे कुख्यात बीमारियों में से एक, मलेरिया। पे से है पेचिस, जो आंतों में इन्फेक्शन के कारण होती है। और सोते हैं से है सोने की बीमारी, जो अफ्रीका में बहुत आम है। मलेरिया को लेकर अक्सर एक गलतफहमी होती है। लोग कहते हैं कि मलेरिया मच्छर से होता है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यही वो जगह है जहां वो टैक्सी और अपराधी की कहानी वापस आती है। तो अपराधी कौन है? मलेरिया का असल कारण यानी परजीवी जो शरीर में तबाही मचाता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो फिर मच्छर का क्या रोल है? प्लाज्मोडियम इंसान के शरीर तक खुद नहीं आ सकता। इसे लाने का काम करता है इसका रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। यानी मच्छर बस एक ट्रांसपोर्ट है, और इसके इलाज के लिए कुनैन नाम की दवा दी जाती है। हाँ, और मलेरिया की पुष्टि के लिए जो टेस्ट होता है उसे ब्लड स्मीयर टेस्ट कहते हैं। मलेरिया का कॉन्सेप्ट तो शीशे की तरह साफ हो गया। परजीवी है प्लाज्मोडियम और वेक्टर है मादा एनाफिलीज मच्छर। अब आगे बढ़ते हैं कवक यानी फंगस की ओर। इसकी ट्रिक है गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। तो गंजा से गंजापन, दामा से दमा, जो अक्सर फंगस को सांस के जरिए अंदर खींचने से ट्रिगर हो जाता है। द से दाद, फ्रूट से एथलीट फुट और खाए से खाज। ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर नमी और पसीने के संपर्क में आने से तेजी से फैलती हैं। अब तक हमने जिन बीमारियों की चर्चा की है वे सभी किसी बाहरी कारक के कारण होती हैं, लेकिन नोट्स में एक और श्रेणी है, आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिजीज। ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। इनका कारण कोई बाहरी कीटाणु नहीं, बल्कि इंसान के गुणसूत्रों या जीन्स में होने वाली गड़बड़ी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जैसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता, ये जन्म से होता है। और हीमोफीलिया को शाही बीमारी या रॉयल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के शाही परिवार में देखी गई थी। बिल्कुल। हीमोफीलिया का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर इंसान को कहीं छोटी सी भी चोट लग जाए तो उसके रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता, यानी खून बहना शुरू हो जाए तो वो रुकता ही नहीं है। Yes. इसके अलावा कुछ सिंड्रोम भी इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये बीमारियां तब होती हैं जब शरीर में 46 गुणसूत्रों की गिनती में कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो अब समय आ गया है कि इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए हम अपनी चीट शीट पर एक नजर डालें। आखिरी पलों में यही रैपिड फायर काम आता है। तो सबसे पहले टेस्ट्स। टीबी के लिए मेंटॉक्स टेस्ट और इलाज के लिए DOTs, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, मलेरिया के लिए कुनैन की दवा और ब्लड स्मेयर टेस्ट। DPT एक ट्रिपल वैक्सीन है, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण पोलियो। पोलियो के लिए 2 प्रकार के टीके हैं, एक है साल्क वैक्सीन जो इंजेक्शन है और दूसरी है सेबिन वैक्सीन यानी ओरल ड्रॉप्स। ये सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीव विज्ञान और मानव रोगों की ये लंबी चौड़ी सूची कोई ऐसा हवा नहीं है जिससे डरा जाए।
अगर हमारे पास सही ट्रिक्स हों तो परीक्षाओं में ये विषय सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला क्षेत्र बन सकता है। बस छात्रों को नोट्स रिवाइज करते रहना है। इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को विराम दें, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। आज हमने देखा कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस लगातार म्यूटेट हो रहे हैं। जैसे एडवर्ड जेनर के पहले टीके से लेकर आज के आधुनिक टीकों तक का सफर हमने तय किया है, तो क्या भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग ही हमारी इम्यूनिटी का अगला हथियार होगी? क्या हम डीएनए को इस तरह एडिट कर सकेंगे कि कोई वायरस असर ही न कर पाए? ये सच में एक बहुत ही विचार उत्तेजित स्तंभ है। क्या वाकई विज्ञान उस दिशा में जा रहा है जहां हमें बाहरी टीकों की जरूरत ही ना पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सभी को खुद से विचार करना चाहिए। आज की इस ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखिए, सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।